कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी को यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बड़े विस्तार से पढ़ा है, उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बाद आज हम लोग रक्षा प्रौद्योगिकी को इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंट वाइज, उसी प्रकार से हम लोग रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में भी पढ़ेंगे। और रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में सबसे हम लोग पहले देखेंगे, इसका एक सामान्य इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रक्षा प्रौद्योगिकी है क्या और हम क्यों इसे विकसित करना चाहते हैं, अपनी रक्षा प्रणाली को हम क्यों विकसित करना चाहते हैं, इसके बारे में एक सामान्य इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, यानी इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि रक्षा प्रौद्योगिकी का अब तक का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। यानी हम यह कह सकते हैं कि रक्षा प्रौद्योगिकी की अभी तक की जो विकास क्रम है उसके बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे जो रक्षा प्रौद्योगिकी की संरचना है, यानी जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। रक्षा प्रौद्योगिकी के स्ट्रक्चर के बारे में फिर हम लोग स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी तीनों सेनाएं होती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इनके द्वारा जो जो उपकरण यूज में लाए जाते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल्स, तो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये अगर आप लोगों ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ा होगा तो उसमें जो हम लोग व्हीकल्स, लॉन्चिंग व्हीकल्स यूज करते थे, उसी प्रणाली पर ही काम करता है यह मिसाइल भी। तो अगर आपने उसको सही ढंग से समझा है तो उसमें सेम है, यानी यहाँ पर भी ईंधन सेम यूज होगा, यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के जो इंजन्स होंगे वो भी सेम होंगे। तो लगभग सिमिलरिटीज हैं इन दोनों में, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के वेपन्स के बारे में पढ़ेंगे, वेपन्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी हथियार कौन कौन से यूज आते हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने सोनार के बारे में पढ़ा होगा, राडार के बारे में पढ़ा होगा, इन सब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो मिसाइलें होती हैं अलग अलग, उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में फिर इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें पढ़ना था और फिर जो जो चीजें बच जाएंगी, मिसलेनियस चीजें, उनको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अगर इतने में से भी कुछ बच जाती है तो उसको भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। साथ साथ करंट अफेयर का टॉपिक भी इसमें ऐड कर लेंगे अंतिम में। ठीक है, अंतिम में इसमें करंट अफेयर को भी ऐड कर लेंगे। तो इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है, रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में इतनी सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। तो आइए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। रक्षा प्रौद्योगिकी के एक सामान्य परिचय को अगर देखें, इसका अगर एक इंट्रोडक्शन देखें कि हम रक्षा प्रौद्योगिकी है क्या और इसे हम क्यों विकसित करना चाहते हैं, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो जो हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी है, आपने दो टर्म सुना होगा। एक सुना होगा सुरक्षा, एक सुरक्षा सुना होगा, और एक सुना होगा आपने रक्षा। ये दोनों टर्म लगते एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है सुरक्षा और रक्षा में। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो एक तो हमारे समक्ष चुनौतियां आती है देश के अंदर की चुनौतियां, यानी देश के अंदर कोई हिंसा होती है या कोई संघर्ष होता है तो उससे निपटने के लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं वो होता है सुरक्षा। यानी देश के अंदर की अगर चुनौतियों की बात करें तो उससे निपटने के लिए जो टर्म यूज किया जा रहा है वह है सुरक्षा। जबकि यही चुनौतियां, अगर ये चुनौतियां यानी हिंसा या बाह्य संघर्ष कोई हो रहा है, अगर वो बाह्य तरीके से हो रहा है, यानी बाह्य कंट्री से हो रहा है हमारे देश में, तब हम उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वह हो जाएगा रक्षा। यानी रक्षा बाह्य चुनौतियों से निपटने के लिए होगा, और जबकि जो सुरक्षा है वह हमारी आंतरिक चुनौतियों के लिए जब हम लोग यूज करेंगे तब यह वर्ड यूज होगा। यानी अगर मैं रक्षा को एक वर्ड में डिफाइन करूं तो यह हो जाएगा बाह्य संघर्षों, या हम कह सकते हैं हिंसा का प्रबंध करना रक्षा है।
अगर मैं रक्षा को एक लाइन में डिफाइन करूं तो जो बाह्य संघर्ष हो रहे हैं हमारे देश में, या जो बाह्य तरफ से बाह्य देशों द्वारा हिंसा की जाती है, तब उसका हम जो प्रबंध करते हैं वही हमारी रक्षा कहलाती है। और रक्षा के लिए जो प्रौद्योगिकी हम लोग यूज कर रहे हैं, रक्षा के लिए जो प्रौद्योगिकी या जो तकनीक यूज की जा रही है उसे ही हम लोग रक्षा प्रौद्योगिकी कहेंगे। तो ये आसान सा वर्ड था, आपको होप कर रहा हूं कि समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब भी बाह्य चुनौतियां हमारे अन्य देशों द्वारा हमारे देश के ऊपर आएंगी, तब हम लोग जो उसके लिए टर्म यूज करेंगे वह रक्षा कहलाएगी। और रक्षा का प्रबंध करना ही, ठीक है, जो हिंसा या संघर्षों का जो प्रबंध करना ही हमारे लिए क्या कहला रहा है, रक्षा कहला रहा है। और रक्षा के लिए जो तकनीक विकसित हम लोग करेंगे वही हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम लोग रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी को क्यों विकसित करना चाहते हैं हम लोग? क्या हम लोग अन्य देशों पर हमला करना चाहते हैं या अन्य देशों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। रक्षा प्रौद्योगिकी को हमारे देश में विकसित करने का केवल एक ही मकसद है और वह है डिटरेशन कैपेसिटी। एक आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, डिटरेशन कैपेसिटी, या इसे कहें निवारण क्षमता। हिंदी में इसे कहेंगे निवारण क्षमता। निवारण क्षमता। हम जो अपना रक्षा प्रौद्योगिकी है उसे क्यों विकसित करना चाहते हैं? तो इसके एक रीजन है, हम अपनी निवारण क्षमता को विकसित कर रहे हैं। इसको भी मैं बताता हूं कि निवारण क्षमता होती क्या है। देखिए एक एग्जांपल से समझिएगा। दो देशों में युद्ध तभी हो सकता है जब वह अपनी रक्षा के क्षेत्र में या तो बराबर के पायदान पे हो, ठीक है, और बराबर के पायदान पे अगर होंगे तो दोनों देशों के मध्य युद्ध होगा ही, ठीक है। लेकिन हम लोग अपनी अगर रक्षा प्रौद्योगिकी को इतना मजबूत कर लेते हैं कि सामने वाला देश हमसे युद्ध ही ना करे, तो इस प्रकार की जब हम लोग क्षमता विकसित कर लेंगे तो उसी क्षमता को ही कहेंगे निवारण क्षमता। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर हम लोग अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी को इतना विकसित कर लेते हैं कि कोई अगला देश हमसे युद्ध करने के पहले ही अपने आप को सरेंडर कर दे, तो उस क्षमता को कहेंगे निवारण क्षमता। और इसी निवारण क्षमता को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही भारत ने अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित किया है। भारत का जो रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित करने का उद्देश्य कोई हिंसा या किसी अन्य देश पर आक्रमण करना नहीं है। भारत अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित इसलिए कर रहा है ताकि अन्य देशों के समक्ष अपने आप को एक शक्तिशाली राष्ट्र घोषित कर सके, ताकि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में कोई अन्य देश हम पर आक्रमण करने के बारे में सोचे ही मत। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं जो निवारण क्षमता है, इसे अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो बिना युद्ध किए बाह्य चुनौतियों को जो दूर करने की क्षमता हम विकसित कर रहे हैं वही कहलाएगी निवारण क्षमता। एक बार फिर से सुनिएगा, बिना युद्ध किए बाह्य चुनौतियों को दूर करने की जो क्षमता हम विकसित कर रहे हैं यही कहलाएगी निवारण क्षमता, ठीक है, या डिटरेशन कैपेसिटी। बिना युद्ध किए बाह्य जो चुनौतियां हमारे पास आएंगी उनको दूर करने की क्षमता कहलाएगी निवारण क्षमता या डिटरेशन कैपेसिटी। तो ये एक सामान्य परिचय हो गया डिफेंस टेक्नोलॉजी या रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। अब हम लोग इसके ऐतिहासिक पृष्ठ पर जाते हैं, तो बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठ की। रक्षा प्रौद्योगिकी के अगर इतिहास की बात करें तो एक ईयर आप याद रखिएगा, सन 1776। और सन 1776 में हमारे जो देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय सैन्य विभाग की स्थापना की थी। सैन्य विभाग की स्थापना की सन 1776 में, ठीक है, सन 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैन्य विभाग की स्थापना की थी। और इस सैन्य विभाग की स्थापना का उद्देश्य था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्य विभाग थे
उनके द्वारा जो सैन्य संबंधी आदेश जारी किए जाते थे, तो उन आदेशों की जांच करना और साथ ही साथ उसका एक रिकॉर्ड तैयार करना इस सैन्य विभाग का उद्देश्य रहा है। यानी ये जो सैन्य विभाग, इसका उद्देश्य था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्य विभागों द्वारा सैन्य संबंधी जो भी आदेश तैयार जारी किए जाते थे, उनकी एक बार सही तरीके से जांच करना और उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड तैयार करना, यह इस सैन्य विभाग का उद्देश्य रहा है। यह स्वतंत्रता से पहले की बात है। फिर अगर हम लोग स्वतंत्रता की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आजाद हुआ, तो इसी समय ही आजादी के साथ ही हमारे भारत में रक्षा मंत्रालय की स्थापना कर दी गई, क्योंकि हमारे लिए रक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। क्योंकि हम लोग इतने सालों तक जो अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, आने वाले वर्षों में हमें यह भी डर लग रहेगा कि आगे कई देश हमें अपने औपनिवेश राज्य बना सकते थे। तो इस कारण हम लोग अपनी रक्षा मंत्रालय को शुरू से ही विकसित करना हम लोगों ने चाहा, यानी रक्षा क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ना चाह ही रहे थे। तो सन 15 अगस्त 1947 को रक्षा मंत्रालय की स्थापना यहाँ पर हो गई। अब इसके बाद अगर बात करें तो एक ईयर आप याद रखिएगा 1958 और 1958 में एक महत्वपूर्ण संस्था का गठन हुआ जिसका नाम आप सभी जानते होंगे, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन हुआ था 1958 में। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। DRDO भवन भी है नई दिल्ली में और यही है मुख्यालय जो इसका DRDO का है नई दिल्ली में, ठीक है। इसका कार्य क्या था, इसको स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो जो हमारे सेना है और साथ ही साथ जो सशस्त्र बल है, अर्थात सेना और सशस्त्र बल के लिए रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करना और साथ ही साथ उसके विकास का कार्य करना, अनुसंधान और विकास का कार्य करना रक्षा के क्षेत्र में, यह DRDO का मुख्य उद्देश्य था। इसका स्थापना ही इसीलिए की गई थी ताकि यह सेना और सशस्त्र बल के लिए रक्षा के क्षेत्र में जो उपकरण तैयार किए जाते हैं उनके नए नए अनुसंधान और विकास के कार्य करते रहना, यह DRDO का उद्देश्य था। अगर इसके उस समय की जो निदेशक की बात करें, DRDO के निदेशक की बात करें तो DRDO के निदेशक थे प्रोफेसर DS कोठारी। प्रोफेसर DS कोठारी उस समय इसके निदेशक हुआ करते थे जब इसकी स्थापना की गई थी, अर्थात इसके प्रथम निदेशक थे प्रोफेसर DS कोठारी, ये इसके प्रथम निदेशक थे। अगर वर्तमान निदेशक की बात करें, वर्तमान निदेशक, तो इसके वर्तमान जो निदेशक हैं वो हैं G सतीश रेड्डी। G सतीश रेड्डी, याद रखिएगा दोनों नाम। आप इसको अंतरिक्ष जो टेक्नोलॉजी पढ़े हैं उससे कंफ्यूज मत होते चलिएगा। इसके जो प्रथम निदेशक हैं वो प्रोफेसर DS कोठारी हैं, जबकि मैंने उसमें बताया था जो इसरो के प्रथम जो चेयरमैन थे वो थे विक्रम साराभाई, यानी उसे अंतरिक्ष विभाग का पिता भी कहा जाता था, मैंने बताया था। वर्तमान निदेशक इसके G सतीश रेड्डी है, जबकि इसरो के K शिवन वर्तमान चेयरपर्सन है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, इसका एक और चीज याद रखिएगा जो DRDO के बारे में है, इसका ध्येय वाक्य भी पूछा जा सकता है। तो जो DRDO का ध्येय वाक्य यह है बलस्य मूल विज्ञानम। बलस्य मूल विज्ञानम, यह DRDO का ध्येय वाक्य है। इतनी सारी चीजें आपको DRDO के बारे में जाननी थी। यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है इसकी स्थापना के संबंध में, ठीक है, और इसके जो मुख्यालय है इसके संबंध में। ये दोनों चीजें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आगे हम लोग इसमें बात करते हैं एक ईयर,
1962 की 1962 की और 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना हुई। रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना 1962 में हो गई। फिर इसके बाद 1965 में रक्षा पूर्ति विभाग या रक्षा आपूर्ति विभाग भी आप कह सकते हैं, रक्षा पूर्ति विभाग, इसकी स्थापना हुई। रक्षा पूर्ति विभाग की स्थापना हुई, जिसका कार्य था जो विभिन्न आयातित रक्षा उपकरण हैं उसके लिए एक योजना तैयार करना ताकि उनका स्वदेश में ही उत्पादन किया जा सके। इन योजनाओं की निर्माण के लिए रक्षा पूर्ति विभाग की स्थापना 1965 में की गई थी। ये दोनों पृथक विभाग थे, 1962 और 1965 में बने थे, लेकिन आगे चलकर 1984 में, एक ईयर याद रखिएगा, 1984 में इन दोनों विभाग का सम्मेलन कर दिया गया, यानी दोनों विभाग को मिला दिया गया और एक नाम दे दिया गया रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग। रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, यह दोनों को मिलाकर एक नाम दे दिया गया और एक नया विभाग रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग बनाया गया, यानी दोनों को मिला दिया गया। लेकिन आगे चलकर इसका फिर से नाम चेंज हुआ। अंतिम रूप से आप याद रखिएगा कि 2004 से अब इसका जो वर्तमान नाम है वह केवल रक्षा उत्पादन विभाग है। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग अभी वर्तमान नाम है। अगर आपको इतनी सारी चीजें याद नहीं हुई हो तो लास्ट जो नाम है वह याद रखिएगा, रक्षा उत्पादन विभाग। अभी वर्तमान में यह इस नाम से जाना जाता है, रक्षा उत्पादन विभाग के नाम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक ईयर 1980 की, और 1980 में DRDD यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। और इसका मुख्य कार्य क्या था? इसके पहले देखिए 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी, जिसका कार्य था जो रक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में जो विकास रक्षा के क्षेत्र में जो अनुसंधान और विकास के कार्य हैं इनको करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब यह जो DRDD है इसकी स्थापना DRDO के सुपरविजन के लिए की गई थी, यानी DRDO पर कंट्रोल और सुपरविजन करने के लिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यह किया गया था कब? 1980 में। ठीक है, इतनी सारी चीजें याद रखिएगा। अब एक नए ईयर पर आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जामों में क्वेश्चन आने की संभावना है। यहां से क्वेश्चन क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है, तो नया एक ईयर याद रखिएगा 1983 और 1983 में याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक IGMDP एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यह याद रखिएगा इसके बारे में, यह विश्व का, याद रखिएगा मैं विश्व का बोल रहा हूं, विश्व का सबसे बड़ा मिसाइल प्रोग्राम है, विश्व का सबसे बड़ा मिसाइल प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम का जो नेतृत्व किया था, इस प्रोग्राम के जो नेतृत्व करता थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने इनका नेतृत्व किया था। ठीक है, इसी IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत 5 मिसाइलों का विकसित किया गया था इसके अंतर्गत, जिसे आप पटना के सीरीज से याद रख सकते हैं। पटना, इसके ट्रिक समझे या इसे एक सीरीज समझे, पटना के ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। और इसमें जो मिसाइल्स थे उनके नाम मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि मिसाइल्स के बारे में अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे,
तब इनके बारे में फिर से एक बार पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो मिसाइलें थी, पी से हो जाएगा पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इन 5 मिसाइलों का जो निर्माण किया गया था वह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, ये जो पृथ्वी और अग्नि हैं, ये दोनों सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल थी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी मिसाइल सतह से सतह मार करने वाली थी, या मिसाइल के नाम से पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी किस प्रकार की मिसाइल थी। ठीक है, तो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल थी, यानी एक सतह से, केवल सतह से सतह यह मार कर सकती है, ये जो पृथ्वी और अग्नि दोनों मिसाइलें। ठीक है, पृथ्वी और अग्नि दोनों मिसाइलें। और अग्नि का यहाँ पर अग्नि 1, अग्नि 2 और अग्नि 3 तीनों का विकास किया गया था यहाँ पर। उसी प्रकार पृथ्वी का पृथ्वी 1, 2, 3 इन तीनों का विकास किया गया है। ये दोनों मिसाइलें किस प्रकार की हैं, तो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें हैं। फिर बात करें त्रिशूल की, तो याद रखिएगा त्रिशूल, त्रिशूल जो है सतह से हवा पर मार करने वाली है। त्रिशूल फेंका भी उसी प्रकार से जाता है, सतह से हवा पर। ठीक है, तो इसको इसी से याद कर लेगा कि यह सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है। जो हमारा त्रिशूल मिसाइल है वह सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, फिर बात करें हम नाग की, तो जो नाग है वह एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है। अब एंटी टैंक मिसाइल क्या होता है, जो टैंक को खत्म करने के लिए जो मिसाइल बनाया जाता है उसे हम एंटी टैंक मिसाइल कहते हैं। तो एंटी टैंक मिसाइल है नाग। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, जब हम लोग सतह में जब नाग का इस्तेमाल करेंगे तो उसे नाग के नाम से जाना जाएगा। लेकिन जब इसी नाग मिसाइल को हेलीकॉप्टर से जब टैंक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी हेलीकॉप्टर से जब इसको प्रक्षेपित किया जाएगा, और टैंक तो होते हैं सतह पर, यानी हेलीकॉप्टर से जब सतह पर इससे प्रक्षेपित किया जाएगा तो इसी नाग मिसाइल का नाम हो जाएगा हेलिना। हेलिना नाम कब होगा नाग मिसाइल का, जब इसे हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किया जाएगा, यानी एंटी टैंक जो मिसाइल है नाग, उसको हेलीकॉप्टर से जब टैंक को नष्ट करने के लिए गिराया जाएगा तब उसका नया नाम हो जाएगा हेलिना। बस इतनी सी बात इसमें याद रखिएगा नाग मिसाइल के बारे में। फिर आते हैं आकाश के बारे में, तो आकाश को भी याद रखिएगा कि यह सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है जो हमारा आकाश है। ठीक है, तो इन 5 मिसाइलों के बारे में ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, बाकी हम लोग इसको डिटेल में अभी आगे मिसाइल में पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। फिर आते हैं हम लोग 1983 के बाद एक नेक्स्ट ईयर 1984, और 1984 के बारे में अभी मैंने बताया भी कि जो 1984 है वहां पर जो रक्षा उत्पादन विभाग है और रक्षा आपूर्ति विभाग है, दोनों को मिलाकर रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग कर दिया गया था। रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, और वर्तमान में नाम अगर देखें तो रक्षा उत्पादन विभाग इसका नाम है। और इस रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत 40 आयुध कारखाने और लगभग 9 सरकारी उपक्रम है, लगभग 9 सरकारी उपक्रम कार्य कर रहे हैं इसी के अंतर्गत। यानी जो हमारा रक्षा उत्पादन विभाग है इसके अंतर्गत 40 आयुध कारखाने और 9 सरकारी उपक्रम काम कर रहे हैं। तो इनके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो अगर 40 आयुध कारखानों की बात करें तो इसमें जो पहला आयुध कारखाना था उसके बारे में याद रखिएगा। जो पहला आयुध कारखाना था वह 1801 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, या कलकत्ता में स्थापित किया गया था। जो हमारा पहला आयुध कारखाना था वह कलकत्ता में स्थापित किया गया था। जबकि अभी अंतिम या वर्तमान बात करें तो जो 40वां आयुध कारखाना है 14th, यह नालंदा
बिहार में, नालंदा कहाँ है, बिहार में 2019 में स्थापित किया गया है। 2019 में स्थापित किया गया है नालंदा बिहार में। ये आयुध कारखानों की बात हो गई। अब इसी प्रकार अगर नव सरकारी उपक्रम की बात करें तो एक याद रखिएगा, इसमें आप याद रखिएगा बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, यह एक सरकारी उपक्रम है। किसके अंतर्गत है, तो रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत। बेल का जो मुख्य कार्य है, जो भी रक्षा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तैयार होते हैं, जैसे राडार हो गया या विभिन्न प्रकार के जो ईवीएम मशीन आते हैं, इन प्रकार के भी जो विभिन्न प्रकार के जो रक्षा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यूज होंगे, उन सभी के निर्माण का कार्य किसका है, तो बेल का। और बेल का जो मुख्यालय है, इसकी स्थापना तो हुई थी, याद रखिएगा 1954 में, 1954 में इसकी स्थापना हुई और यह स्थित है बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। इसका कार्य याद रखिएगा, इसका कार्य क्या है, जो रक्षा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है उसका निर्माण करना, इस बेल का कार्य है। इसको आप लिख लीजिएगा, रक्षा के क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं उनका निर्माण करना बेल का कार्य है। दूसरा आप लोगों ने सुना होगा हाल के बारे में, यह राफेल विवाद के कारण, जो हमारे अभी राफेल आए हैं उनके कारण बहुत ही कंट्रोवर्सी में था, जो हेल का नाम बार बार आ रहा था। तो ये जो हाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसकी स्थापना याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्य कार्य है वह रक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में जो भी परिवहन के साधन होते हैं, जो भी मिसाइल्स होते हैं, जो भी लड़ाकू विमान होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनका निर्माण करना इस हाल का कार्य है। ठीक है, हाल का कार्य क्या है, तो जैसे जो भी लड़ाकू विमान है, ठीक है, फाइटर जेट्स हैं, उनका निर्माण करना हाल का कार्य है। साथ ही साथ जो अन्य परिवहन के साधन होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर्स हो गए, इस प्रकार के निर्माण कर भी हाल करता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और यह भी बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें 3 शिप यार्ड्स के नाम भी आते हैं। इन 9 सरकारी उपक्रमों में 3 शिप यार्ड्स भी शामिल हैं। तो इन 3 शिप यार्ड्स के बारे में मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जो 3 शिप यार्ड्स हैं, इनको आप इसी नाम से याद रख लीजिएगा ताकि ये तीनों आपको एक साथ याद हो जाए। जो 3 हैं वह 3 शिप यार्ड्स हैं। पहला जो शिप यार्ड है वह हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड, HSL, हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड, और यह है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1941 में और यह भारत का पहला शिप यार्ड है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत का पहला शिप यार्ड कौन सा है, तो भारत का पहला शिप यार्ड है विशाखापट्टनम में जो स्थित है हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। इसकी विशेषता क्या है कि यह भारत का पहला शिप यार्ड है। ठीक है, दूसरा बात करें तो दूसरा आप याद रखिएगा, मुंबई में एक मचगांव है, मचगांव शिप यार्ड लिमिटेड, मचगांव शिप यार्ड लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, 1962 में। यह भारत का सबसे बड़ा शिप यार्ड है। ठीक है, इसकी विशेषता मैंने क्या बताई कि यह भारत का पहला शिप यार्ड है, जबकि यह जो मचगांव शिप यार्ड लिमिटेड है यह भारत का सबसे बड़ा शिप यार्ड है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। तीसरा शिप यार्ड की अगर बात करें तो वह है गोवा शिप यार्ड लिमिटेड, गोवा शिप यार्ड लिमिटेड या GSL कह सकते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी, 1961 में हुई थी, और यह जो है भारत का सबसे छोटा शिप यार्ड है। इसकी विशेषता क्या होगी, भारत का सबसे छोटा शिप यार्ड है, और साथ ही साथ इसकी एक और विशेषता है कि यह सबसे आधुनिक शिप यार्ड है। ठीक है, यानी आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उससे युक्त शिप यार्ड है जो हमारा गोवा शिप यार्ड लिमिटेड है। यह सबसे छोटा भी है और आधुनिक भी है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में। अगर इसको मैप में देखेंगे तो ये हमारे भारत में
ये जो विशाखापट्टनम है इसमें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, यहाँ पर है मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड, और फिर नीचे में अगर देखें हम लोग गोवा के पास में, तो गोवा में है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये जो एसएल है ये पहला है, ये ऊपर वाला बड़ा है और ये वाला छोटा और आधुनिक है, आधुनिक। इतनी सी चीजें आप याद रखनी थी मैप में। ये विशाखापट्टनम है, ये ऊपर वाला मझगांव है और ये है आपका गोवा। तो ये वाला क्या है, पहला है, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा और आधुनिक। ये ऊपर वाला जो शिपयार्ड है वह सबसे बड़ा शिपयार्ड है, नीचे वाला सबसे छोटा और सबसे आधुनिक शिपयार्ड लिमिटेड है। ठीक है, इतनी सारी चीजें। अब ये हो गए बेलहाल और 3 शिपयार्ड्स। ठीक है, 3 शिपयार्ड्स के बारे में। इसके बाद और देखें जो हमारा नेक्स्ट है यह है शिपयार्ड, शिप मरम्मत के लिए है। ठीक है, शिप मरम्मत यानी हम कह सकते हैं जो शिप के वर्कशॉप होते हैं वह है। ठीक है, और यह स्थित है गार्डन रिच, इसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्ड, गार्डन रिच शिप बिल्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, GSEL इसका पूरा नाम है। यह एक शिप मरम्मत कारखाना है, साथ ही साथ नए शिपों का भी निर्माण यहाँ किया जाता है और यह स्थित है कोलकाता में, यह स्थित है कोलकाता में। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा, गार्डन रिच शिप बिल्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, यह एक शिप मरम्मत वर्कशॉप है, यह कोलकाता में स्थित है। फिर नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, तो नेक्स्ट याद रखिएगा मिधानी, मिधानी या इसे कहते हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु, मिश्र धातु निगम, निगम लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, और यह स्थित है हैदराबाद में, यह स्थित है हैदराबाद में। हम लोग जो अभी सब पढ़ रहे हैं यह जो सरकारी उपक्रम है जो रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग या रक्षा उत्पादन विभाग है, उसके अंतर्गत जो 9 सरकारी उपक्रम है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये एक हो गया शिप मरम्मत और ये हो गया मिधानी। इसके पहले मैंने और 5 बताए हैं, तो ये टोटल 7 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो एक याद रखिएगा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और एक और कंपनी याद रखिएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक लिमिटेड। जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ऑप्शन याद भी नहीं रखेगा इन लोगों का तो भी चलेगा। भारत जो अर्थ मूवर्स लिमिटेड है इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसकी लगभग 9 इकाइयां हैं, तो ये कई जगह फैला हुआ है। इसी प्रकार जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है इसकी स्थापना हुई थी 1970 में यानी 1970 में। ये जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है यह रक्षा के साथ साथ यानी रक्षा के साथ साथ रेलवे, मेट्रो और इत्यादि जो परिवहन के साधन होते हैं उनका निर्माण करता है, उनकी बिक्री करता है, इनकी बिक्री और उनके बिक्री के बाद के जो क्रियाकलाप हैं उनके लिए कार्य करता है ये जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है। ठीक है, यानी इनके निर्माण और साथ साथ बिक्री और बिक्री के बाद के क्रियाकलापों के लिए कार्य करता है यह भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि 8वां उपक्रम है, हम लोग पढ़ रहे हैं रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, भारत डायनेमिक लिमिटेड है, यह जो सामरिक महत्व के जो विभिन्न प्रकार के हथियार होते हैं, साथ ही साथ जो हम लोग मिसाइल में पढ़ेंगे तो उस मिसाइल से संबंधित कई उपकरणों का और निर्माण करता है, ये कई हथियारों अस्त्र शस्त्र का निर्माण करता है यह जो भारत डायनेमिक लिमिटेड है, और इसकी स्थापना हुई थी 1970 में और इसके भी लगभग 3 इकाइयां हैं जो विशाखापट्टनम, हैदराबाद इस प्रकार से जगहों में स्थित है। तो आप मुख्यतः याद रखिएगा इन 9 जो सरकारी उपक्रम हैं इनके नाम के बारे में। तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में देखा एक साधारण इंट्रोडक्शन लिया रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में और फिर उसके बाद जो उसके इतिहास के बारे में हम लोगों ने सारी जानकारी ली। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो रहेगा वह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर आधारित रहेगा जो इसके स्ट्रक्चर पर रहेगा
उस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही जरूरी रहेगा, क्योंकि उसी से ही पूरी डिफेंस प्रणाली को हम लोग समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे जो और नेक्स्ट टॉपिक्स है उसको भी धीरे धीरे कंप्लीट करते चलेंगे। और आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखकर आप इसको एक बार समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पहली बार आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्टी महसूस हो, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते जाएंगे तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। थैंक यू।